शूनं नरः शूनं कृषतु लाङ्गलम् शूनं भरत्रा बध्यन्ताम् शूनं अष्टामुदिङ्गया। सुखद हो अश्व और वाहन, सुख दे हमें मनुष्य। हर सुख के साथ खेत जोते, जुए सुख पूर्वक बांधे जाए। मीठी हो चाबुक की मार भी। शूनं न फलावे कृपन्तु भूमि शूनं कीनाशाभियन्तु वाहे शूनं पर्जन्य मधुना पयोभि शूनासिरा शूनमस्मासु धत्तम्। हल के फाल भूमि को सुख से जोते, किसान अपने बैलों के साथ सुख के साथ चले। बादल अपनी मिठास और जल से हमें सुख दे, हमें सुख दे इंद्र और वायु। सातवीं सदी। समुद्री सतह से 4-5 हजार फुट ऊंचा चट्टान, रेत और मृग मरीचिका का देश अरब। सर्दियों में जमकर बर्फ हो जाने वाला और गर्मियों में सिमून हवाओं की आंच में झुलसता रेगिस्तानी भूखंड। यहीं जन्मा था इस्लाम। रेत के समंदर में इस रेगिस्तानी जहाज के बिना गुजारा नहीं। पानी और भोजन को कई दिनों तक जमा रखने की अद्भुत क्षमता के कारण मीलों लंबे रेगिस्तान व्यापार के बढ़ते कदमों के सामने अब बाधा नहीं रहे। इस काल में व्यापार ही नहीं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी अरब विकास के शिखर पर था। रसायन शास्त्र, बीजगणित, खगोल और चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियों का दौर। भारत के ब्रह्म सिद्धांत का अरबी में अनुवाद, सिंध हिंद, घड़ियों और कुतुबनुमा के नए संशोधनों से अरब वैज्ञानिकों ने समुद्री व्यापार में क्रांति पैदा कर दी। हिंदुस्तान से अंक सीखकर अंतरराष्ट्रीय अंक गणना प्रदान करने वाला देश। कलम लगाने की तकनीक जानने के बाद किस्म किस्म के फल फूल उगाने में वे माहिर हो चुके थे। अरब के संपन्न व्यापारियों के धर्म इस्लाम ने दुनिया के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। भारत के दक्षिण में 636 ईस्वी में मालाबार तट के कई भागों में आकर बसे मुस्लिम व्यापारियों के साथ आई उनकी संस्कृति और आया उनका धर्म। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा ताहिर को मारकर सिंध और पंजाब पर अधिकार कर लिया। मंसूरा, मुल्तान और कुसदार का उपजाऊ इलाका अरब सिपह सलारों के अधीन हो गया और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाली दिल्ली की सल्तनत। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि। फारसी, अरबी, उर्दू और हिंदी के विद्वान सूफी संत। सन 1266 से लेकर 1325 तक लगभग 60 वर्षों तक अमीर खुसरो ने 11 बादशाहों के जमाने में कत्ल गारत, उन्नति अवनति, सुख दुख सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। क्या ये पहले पूछूं? पहले मटका भर ले। नहीं, पहले कौन पूछूं? अरे
अभी पूछ लेने देना इसको। जब तक नहीं पूछेगी इसके पेट में मछलियाँ कूदती रहेंगी। चल पूछ। गोरी सुंदरी पातली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। 11 देवर छोड़कर चली जेठ के संग। हाँ, इस पहेली का जवाब है अरहर की दाल। अब मेरी पहली पूछ। चलो तू भी सुना। हरी थी मन भरी थी, राख मोती जड़ी थी, बाबा जी के बाग में बिशाल। बस भुट्टा। पता है ये सारी पहेलियाँ किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। और किसने? पीने को पानी मिलेगा क्या? अरे रे, जान ना पहचान, जरा आप बताएंगे आप हैं कौन? मेरा नाम अमीर खुसरो। ये है अमीर खुसरो। अच्छा ठहरो, अगर आप अमीर खुसरो हैं तो हमें चरखे पर एक कविता सुनाइए। चरखे पर नहीं, खीर पर। हाँ, खीर पर नहीं, कुत्ते पर। अरे नहीं, कुत्ते पर भी नहीं, ढोल पर। अच्छा सुनो, मैं चारों पर एक कविता सुनाता हूँ। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। मैंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक का बादशाही जमाना देखा। सल्तनत के पहले बड़ी उथल पुथल थी इस मुल्क में। किसान गांव में रहते, गांव की आबादी सिर्फ 200-300 थी। जमीन सबके पास बराबर नहीं थी। खूत मुकद्दम या मुखिया के पास ज्यादा जमीन होती थी। बलहार मामूली किसान को कहते। बेजमीन लोग भी थे जो मजदूरी करके पेट पालते। आबादी लगातार बढ़ रही थी। वक्त का तकाजा था कि खेती की उपज भी बढ़े। दिल्ली के सुल्तानों ने 2 तरह से कोशिश की। पहला, लायक ज़राअत यानी खेती के लायक जमीन में बढ़ोतरी, और दूसरा फसलों में सुधार। कपास, गन्ना, अफीम और नील की खेती को बढ़ावा। पहले ऊपरी दुआबे में घने जंगल थे। जमुना सतलज का इलाका उपजाऊ तो था, लेकिन सिंचाई के बगैर सूखा था। उधर शिवालिक की पहाड़ियों और सिंध में भक्कर का इलाका दलदली था। दिल्ली के आसपास और ऊपरी दुआबे के जंगलों को काटा गया। दलदली इलाके से पानी निकालकर उसे खेती के लायक बनाया गया। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का काम देखने के लिए सुल्तान इल्तुतमिश ने एक अलग महकमा ही बना दिया, दीवाने कोही। सुल्तान बलबन ने किसानों की मंगोलों, अफगानों और मेवातियों से हिफाजत के लिए गोपालगीर में दुर्ग बनवाया। जंगलों में मेवाती लुटेरे रहते थे, उन्हें भगाया गया। सड़कें बनवाई गई और पटियाली, भोजपुर, जनाली और कंपिल में दुर्ग बनाए। बलबन एक बहुत चालाक और होशियार सुल्तान था। जरा देखिए अपने बेटे बोगरा खां से वो क्या कहता है। अगर हमने बंगाल के तुगरिल बेग को किसानों से जजिया और खिराज वसूल कर इतना अमीर ना बनने दिया होता तो बगावत की बात तो वो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब्बा हुजूर, अगर हम खूतों मुकद्दमों पर ज्यादा लगान लगाएं तो वो नाखुश नहीं हो जाएंगे। सुनो शहजादे, मेरी बात गौर से सुनो। खिराज वसूलने के मामले में तुम बीच का रास्ता अपनाना। ना तो इतना ज्यादा वसूलो कि रियाया गरीब होकर फाका कशी करने लगे, और न इतना कम वसूलो कि रियाया हमारे खिलाफ दौलत जमा करके बगावत शुरू कर दे। और एक बात और सुनो शहजादे, रियाया के पास उतनी ही दौलत बचनी चाहिए जिससे बस उसका गुजारा चल सके, इससे ज्यादा कतई नहीं, समझे? समझ के अब्बा हुजूर, आप इत्मीनान रखें। सल्तनत में अब कोई दूसरा तुगरिल बेग कभी पैदा नहीं होगा। मादरे वतन हिंद एक खेतीहर मुल्क था, इसलिए दिल्ली सल्तनत की आमदनी लगान पर ही मुनहसर थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि लगान वसूलने वाले कई थे। ऊंट और मुकद्दम के ऊपर राणा, राय, ठाकुर, चौधरी भी तो थे। राणा और राणकों का जमीन पर पूरा हक था। ये गुप्त काल से चले आ रहे सामंत थे। खूत और मुकद्दम बिना सल्तनत की इजाजत के
गरीब किसानों से चराई और घरई का खिराज भी वसूल कर लेते थे। देखो, पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने जजिया और खिराज की वसूली शुरू की तो तुम लोग गांव छोड़कर भागे। कहां भागे? बोलो। कहां भागते मुकद्दम? हुजूर, थानेसर में जगह मिली सर छुपाने को तो। हाँ, और अगर काजियों ने हुक्मनामा न सुनाया होता और तुम लोगों को थानेसर से खदेड़ कर वापस न भगाया गया होता तो तुम लोग बिना खराज चुकाए ऐश करते, है ना? पर काटने पड़ेंगे तुम्हारे। खराज कहां से चुकाए मालिक? इधर रानक राउत है, इधर आप हो। बारिश ना हो तो फसल मारी जाती है मालिक। अरे हम तो बालू से भी तेल निकाल लें, मर जाएंगे मालिक। कहां से लाएंगे मालिक? बर्बाद होंगे मालिक, मर जाएंगे मालिक। बेचो, हल बेचो, बैल बेचो, औरतों से मजदूरी कराओ। एक तरफ किसानों की ये हालत थी और दूसरी तरफ इन खूंतों और मुकद्दमों को कोई खिराज नहीं देना पड़ता था। किसानों से मनमानी वसूली करके वो अमीर हो गए। महफिल जमाना, शराब पीना, उम्दा नस्ल के घोड़ों पर सवारी और शिकार। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इन खूंतों और मुकद्दमों की लूट खसोट पर रोक लगा दी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सबसे अहम काम था चीजों के दाम पर लगाम। बाजार का हाल तो आप जानते ही हैं, दिल्ली दलालों से भरी है, जमाखोरी बढ़ती जा रही है, चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। देखिए, जहां बना रियाया के रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाली चीजों की कीमत गिराने और सस्तगी लाने की चाबी एक ही है। वो क्या? वो है गल्ले के दामों में गिरावट और हदबंदी। जी हुजूर, गल्ला सस्ता तो सब कुछ सस्ता और ऊपर से रियायत मुझको है। चीजों की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी तो दिल्ली में माल लाने वाले कारवानियों और जमाखोरी करते हैं। कारवानियों को यह हुक्म दिया जाता है कि वो अपना नाम शाहनाए मंडी में दर्ज कराएं। दूसरे कारकुनों, मुशर्रफों और तमाम नायबों को भी यह हुक्म दिया जाता है कि उनके इलाके के किसान अपना अनाज कारवानियों के हाथों ही बेचें। जमाखोरी गैर कानूनी ऐलान की गई है। चोर बाजारी के लिए इकट्ठा किया गया अनाज जब्त कर लिया जाएगा। दिल्ली के करीब के गांव, कस्बों और दुआब के बीच के सभी इलाकों यानी बयाना से झांई, आलम से दीपालपुर, लाहौर से समाना, रेवाड़ी से नागौर और अमरोह से अफगानपुर और कटिहार तक यह हुक्म लागू हो गया। 4.25 लाख की फौज थी अलाउद्दीन की। इतनी बड़ी फौज के लिए आमदनी भी तो होनी चाहिए। लाजिम है कि सुल्तान ने कई सरदारों और उमरा को मिल्क, इनाम और वक्फ में दी गई जमीनें छीन ली और उसे खालिसा में मिला लिया। खालिसा वो इलाका होता था जिसकी आमद पर दारुल हुकूमत मुनहसिर रहती थी। किसानों पर भी उसने कुल उपज का आधा हिस्सा खिराज मुकर्रर किया। माल गुजारी, खिराज और जमीन के इंतजामात के लिए अलाउद्दीन ने मुशर्रिफे ममालिक बहाल किए। हिसाब किताब देखने के लिए मुस्तौफिये ममालिक और परगनों में मुतसर्रिफों, आमिलों, मुशर्रिफों, मुहस्सिलों, गमाश्तों, सरहगों और नवीसत को बहाल किया। सुल्तान ने चोर बाजारी पर रोक लगाई, कपड़े की अलग अलग किस्मों पर तयशुदा कीमतें लागू की और उसने घोड़े, तासियों और चौपायों के दाम सस्ते करने के लिए कई तरीके आजमाए। और सन 1320 में सत्ता संभाली तुगलक वंश ने। इसी दौर में मोरक्को के बाशिंदे मशहूर मुसाफिर इब्न बतूता ने मध्य एशिया के बुखारा समरकंद की दूरियों को लांघते हुए सन 1333 में सिंध नदी को पार किया। बहुत खूबसूरत और दिलकश है ये वतन हिंदुस्तान। मन को बहलाने के कितने ढंग,
कबूतरों और बाजों के खेल। हिंदुओं में पुराने जमाने से चला आता चौपड़ या चौसर का खेल। शतरंज तो खैर हिंदुस्तानी पैदाइशी है। इस जमाने में आ गया था एक और वक्त कटी का दिल फरेब जरिया, ताश। सुनो सुनो सुनो, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने खाली जमीन पर खेती की शुरुआत का मंसूबा तकमील किया है। सुनो 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 सुनो, दीवान अमीर कहो की देख रेख में खाली और पड़ती जमीन पर सल्तनत खुद खेती करेगी। हुक्म सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किसानों को फरमान दिया जाता है तो आइंदा खेती में जौ की जगह पर गेहूं, गन्ने की जगह पर अंगूर और खजूर को तरजीह दें। गन्ने की जगह अंगूर को तरजीह दें। वाह! सल्तनत के इस फरमान से जाहिर होता है कि हिंदुस्तान की जमीन, मौसम, आबोहवा और खेती की कितनी समझ इन हुक्मरानों में है। मोहम्मद बिन तुगलक था तो बहुत आला सुल्तान, लेकिन उसने दोआब के किसानों पर खिराज जब बढ़ाया तब दोआबे में भूख का साया था। बारिश हो नहीं रही थी। हजारों इंसान और मवेशी भूखों मर रहे थे। भूख से मरते लोगों ने सुल्तान को खिराज देने से इनकार कर दिया। बगावत होने लगी और सुल्तान को खिराज हटाना पड़ा। वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था जो अपनी दारुल सल्तनत को दिल्ली से हटाकर दक्कन में देवगिरी ले गया और फिर दौलताबाद और नाकामयाब होकर लौटा दिल्ली। सन 1351 में गद्दी पर बैठा फिरोज शाह तुगलक। इस दौर को कलमबंद किया प्रसिद्ध इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने। उन्होंने अपना ग्रंथ तारीख फिरोज शाही सन 1357 में पूरा किया। लिखा तो मैंने खिलजी और दूसरे सुल्तानों पर भी है, लेकिन वो अहवाल आप जनाबे अमीर खुसरो और इब्ने बतूता से सुन ही चुके हैं। ये इस दौर की सबसे बड़ी देन है, ये कागज। अगर ये कागज न होता तो मैं तारीख फिरोज शाही भोजपत्र पर ही लिखता। फिरोज शाह तुगलक एक आला सुल्तान था। अपनी सल्तनत के दौरान उसने तकरीबन 1000 सराय, खानखाएं और 150 से ज्यादा पुल बनवाए। सबसे अहम उसका काम था सिंचाई के नए नए मंसूबे बनाना। किसानों की उसे फिक्र थी। उसने किसानों से खिराज की वसूली में छूट दी और मवेशियों की चराई मुआफ कर दी। तकाबी में जो रकम किसानों ने ली थी उसे भी मुआफ कर दिया। दोआब में जब लगान उपज का फकत 4% मुकर्रर हुआ तो किसानों में खुशी की लहर सी दौड़ गई। जागीरदारी की शुरुआत इसी दौर में हुई। फिरोज शाह ने सिंचाई के नए मंसूबे बनाए। चंबल से नहर निकालकर उसे जमुना से जोड़ा गया भीकर नहर। दोआब के 52 परगने जो अब तक पानी की कमी से सूखे पड़े थे, फसलों से लहलहा उठे। हिसार फिरोजा की जमीन सूखी पड़ी थी। फिरोज शाह ने सतलुज जमुना को जोड़ने वाली नहर जुए उलुखानी बनवाई। सतलुज से जो नहर निकली उसका नाम था उलुखानी और जमुना वाली नहर थी राजीवा। नतीजा, यहां के 80 कोस के इलाके में साल में 2 बार खेती होने लगी। खाना बदोशों ने इन नहरों के किनारे बसना शुरू किया। गांव आबाद होने लगे। तिलौंदी, मोट, तेवर, तिल की जगह लोग गन्ना, गेहूं, चना बोने लगे। मवेशियों की तादाद भी बढ़ी। जिस इलाके में पानी की कमी से सिर्फ खरीफ की फसल होती थी, वहां अब रबी और खरीफ दोनों फसलें होने लगी। फिरोज शाह की सल्तनत के 40 सालों में किसी ने अकाल का मुंह नहीं देखा। यही वजह थी कि अनाज और गल्ले का दाम इतना सस्ता हो गया था कि रियाया अलाउद्दीन खिलजी के सस्तगी के जमाने को भूलने लगी। गेहूं और जवार सिर्फ 8 जीतल मन, जौ और दलिया सिर्फ 4 जीतल मन और घी सिर्फ 2.5 जीतल सेर
और ये सब चीजें इफरात से मिलती थी। हौस खास उसी की यादगार है। एक मानव में फिरोज शाह ने सिंचाई के मामले में इंकलाबी काम किया। इसके अलावा सूरज कुंड की मरम्मत भी उसी ने करवाई। महिपालपुर में बांध बनवाया। सिंचाई की तकनीक में इस दौर में एक अहम बदलाव आया, जिससे खेती की सिंचाई का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाथ या पैर से चलाए जाने वाले अरहट तो हिंदुस्तान में बहुत पहले से चले आ रहे थे। 8वीं सदी में कश्मीर के राजा ललितादित्य के बारे में मशहूर संस्कृता कल्हण ने लिखा है कि उसने अरगटों की कतार बनाकर उतिस्ता नदी के पानी को कई गांवों तक पहुंचाया। कंधे से ढोकर ढेकली से मोट और चरस के जरिए तो सिंचाई हो ही रही थी। इस दौर का तकनीकी बदलाव था अरहट में दांतेदार पहिए का जुड़ना। रहट उसी बदलाव से बना। दांतेदार पहियों से जोड़कर रहट को मवेशियों के जरिए चलाना मुमकिन हो गया। अब किसान को उतनी मेहनत और मशक्कत की दरकार नहीं थी। उथले पानी के तालाब, नदी या ऊपर तक भरे कुओं के पानी को सिंचाई में लाना आसान हो गया। पहले से ज्यादा सिंचाई होने लगी तो पैदावार पर असर पड़ा। नकदी फसलों की तरफ किसानों ने रुख किया, लेकिन रहट में लागत ज्यादा आती थी। मामूली बलाहारों में इसे लगाने की कुव्वत नहीं थी। जागीरदारों, अमीर उमराओं या बड़े किसानों तक ये तकनीक महदूद रही। आम आसामी तो अब भी चरस, मोट, ढेकली काम में लाता था। दरअसल नई तकनीक के आने पर पुराने भर्रे की चीजें यकायक खत्म नहीं हो जाती, वो भी हर जमाने में मौजूद रहती है। सन 1526 ईस्वी मध्य एशिया के फरगना से समरकंद और अफगानिस्तान के काबुल को अपनी घोड़ों के टापों से लांघता हिंदुस्तान की सरजमीन की ओर चला रहा था पहला मुगल सम्राट बाबर। दूर नहीं दिल्ली भारत के इतिहास में जुड़ने जा रहा था एक नया अध्याय, मुगल काल।